वो एरिया नक्सल प्रभावित है, उस एरिया में आदिवासी लोग रहते हैं, वो एरिया पिछड़ा हुआ है, वहाँ सिर्फ जंगल है, लोग नहीं रहते, उस एरिया को अभी से 50 साल पहले का घोषित कर देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मिथ हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के बाहर शायद कही जाती हैं। गलत है। अगर आप छत्तीसगढ़ के वासी हैं तो आपको पता होगा बस्तर के पोटेंशियल के बारे में। बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत स्थान है। बस्तर जा कर के तो एक बार देखिए, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन और डेवलप होता हुआ हमारा प्यारा बस्तर। इसी बस्तर के इसी तरह के कुछ अच्छे और ख़ास चीज़ों को अपने गाने के रूप में लेकर के आए हैं दायरा इंडिया के जादू बस्तर सीरीज़ में, जिसका एक गाना आपने सुना ही होगा, बैला डीला। नहीं सुने तो उस गाने को सुनिए, बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें बाबा भैरम, माँ दंतेश्वरी, इंद्रावती दंडकारण्य, इन सब के बारे में बताते हुए बस्तर का गुणगान किया गया है कि कैसे एक्चुअल में बस्तर है या फिर क्या बस्तर है। आप जाइए उस गाने को सुनिए, और छत्तीसगढ़ के हैं तो बस्तर जा करके छत्तीसगढ़ को जानिए। छत्तीसगढ़ को पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप छत्तीसगढ़ को जानते हैं तो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेंटर्स ज्ञान में। और आज का हम करंट अफेयर चालू करने जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा आज करंट अफेयर में फैक्ट वाली चीज़ें नहीं है। उम्मीद करते हैं आगे आए और आपको ज़्यादा बताएं, लेकिन जो आज के पोर्शन है वो पेपर 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एज वेल एज अभी प्रीलिम्स और आने वाले कुछ वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले है NIRF की रैंकिंग आई है 2024 में, और इस NIRF की रैंकिंग में हमें जो प्राप्त हुआ है वो कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज का स्थान ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 100 में नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अगर देखा जाए, सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में कहेंगे तो रविशंकर विश्वविद्यालय 86वें नंबर पर है। 300 कॉलेज में छत्तीसगढ़ का एक भी कॉलेज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज दो अलग अलग रैंकिंग है। अगर आपको लग रहा होगा रविशंकर विश्वविद्यालय का रैंकिंग 86 है तो 300 में क्यों नहीं है, तो कॉलेज अलग चीज़ है, यूनिवर्सिटी अलग चीज़ है। तो अगर स्टेट यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करेंगे तो रविशंकर विश्वविद्यालय 86वें नंबर पर है। 300 कॉलेज के लिस्ट में अगर कॉलेजों का कंपैरिजन करेंगे या फिर कॉलेजों की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी कॉलेज 300 नंबर के अंदर में नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ के कॉलेज की व्यवस्था को सुधार करना आवश्यक है। सुधार करने के लिए वैसे रिसर्चर्स आवश्यक हैं। अगर हम सिर्फ थोपते रहेंगे कॉलेज प्रशासन पे या शासन पे तो दिक्कत है। कभी कभी जो कॉलेजेस हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे रिसर्च किया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट के नाम से उस कॉलेज का नाम होता है, तो हो सकता है हमारे यहाँ वो स्टूडेंट्स की कमी भी है। स्टूडेंट्स अगर ओके होंगे, स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करेंगे तो उस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप होगा। दोनों ज़रूरी है। प्रशासन, शासन, कॉलेज प्रशासन और स्टूडेंट दोनों की भागीदारी इसमें इम्पॉर्टेंट रहती है। तो अगर एज ए स्टूडेंट आप भागीदारी देंगे तो डेफिनेटली कॉलेज प्रशासन या बाकी सब इस पे वर्क करेंगे। देश के टॉप स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिस्ट में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु प्रथम पर है, और इसी लिस्ट में 86वें नंबर पर है पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय। इसके बाद हिंदू कॉलेज दिल्ली जो है वो पहला स्थान पर है कॉलेज की लिस्ट में। ठीक है, अब आगे और इसमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है 2023 में रविशंकर विश्वविद्यालय की रैंकिंग 151 से 200 के बीच में थी, जो आगे आ गया है। और कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर की रैंकिंग 101 से 150 के बीच में है। तो दो कॉलेज हैं जो 150 के अंदर में है, 86 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 150 के अंदर हैं। 86 नंबर पर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय है और कलिंगा यूनिवर्सिटी जो है वो 101 से 150 के बीच में है। यही एक न्यूज़ था जिसके बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेम चीज़ है। आगे देखते हैं। ये वो कॉलेजेस हैं जिनके बारे में लिस्ट में है
तो आईआईटी मद्रास ओवरऑल कॉलेजेस का रैंक देखेंगे तो आईआईटी ओवरऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के रैंक में आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलोर है, तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है, चौथे नंबर पर आईआईटी दिल्ली है, पाँचवें नंबर पर आईआईटी कानपुर है, छठवें नंबर पर जेएनयू दिल्ली है, सातवें नंबर पर एम्स दिल्ली है, आठवें नंबर पर है आईआईटी रुड़की, फिर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी 9वें नंबर पर है। आईआईटी खड़गपुर के साथ जेएनयू दोनों 6 नंबर पे है। इस तरह से कॉलेजेस की ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की गई है। इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट्स है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एम्स आप देख पा रहे होंगे, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। इन सब की रैंकिंग इस प्रकार से की गई है। कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी सबकी अलग अलग रैंकिंग की जाती है NIRF के द्वारा। NIRF क्या है, इसको पढ़ना है जो हमारे स्टैटिक का मेन पार्ट हो सकता है पेपर 7 पार्ट 3 में। ठीक, तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ये नाम होता है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका नाम है। भारत में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को रैंक देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फिर से नाम चेंज कर दिया गया है, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। यदि नहीं पता है तो इसी को ही शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों को कई मापदंडों के आधार पर रैंक दिया जाता है, जैसे शिक्षण, संसाधन, अनुसंधान, व्यावसायिकता, स्नातक परिणाम। फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया है। किसको? तो ये जो आप फ्रेमवर्क है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अगेन इसका नाम अभी शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इसके द्वारा अनुमोदित किया गया है। उस समय जिस समय यह नाम रखा गया था तो इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। मंत्री ने 29 सितंबर 2015 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया था। NIRF रैंकिंग भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें यही था कि NIRF क्या होता है, छत्तीसगढ़ के किसी कॉलेज की स्थिति क्या है, ये आप अपने मेंस के आंसर में शो कर सकते हैं। और कॉलेजों की लिस्ट में हिंदू कॉलेज को पहला रैंक मिला हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में अगर देखेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। यहाँ पे था चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, इसको फर्स्ट रैंक मिला है यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल की बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास को फर्स्ट रैंक मिला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NIRF रैंकिंग जारी की जाती है। 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन आ जाता है जिसमें हिदायतुल्लाह के बारे में इस बार के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। इसके साथ ही एम्स क्या होता है इसके बारे में भी इस बार के मेंस में पूछा गया था। तो एम्स आप सभी को पता होगा, आयुर्वेद संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल पढ़ाई की सबसे लीडिंग संस्था है भारत में एम्स। ठीक है, एम्स रायपुर में भी स्थित है। कब बना था ये आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के, एक तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, इसके बाद ये लॉ यूनिवर्सिटी है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसका एक हिस्सा या एक ब्रांच कह सकते हैं। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में स्थित है। कब बना था ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, लिखने को हम यहाँ लिख देते, आपको पढ़ा भी देते, लेकिन आपका मेहनत करना यहाँ पे ज़रूरी है। इसके बाद NIT रायपुर आप सभी को पता होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। आजकल उन जगहों पर MBA और PhD इत्यादि की भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। NIT रायपुर छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रतिष्ठित गवर्नमेंट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। फिर IIT भिलाई, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। IIT क्या होता है, स्थापना कब हुई थी, NIT क्या है, स्थापना कब हुई थी, ये आपको पेपर 7 पार्ट 3 के लिए पढ़ना चाहिए। आगे एम्स रायपुर में एम्स स्थित है, आप सभी को पता होगा। एम्स प्रबंधन या मैनेजमेंट का पढ़ाई के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है भारत में। शुरू के जो अहमदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, इन सब
प्रबंधन संस्थान जो हैं IIMs उन जगहों पे स्थित हैं जो कि बड़े प्रबंधन संस्थान हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन आपको करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, जिसके बारे में मेंस में सवाल बार बार आता है। कब इसकी स्थापना हुई थी, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। कौन कौन से यहाँ कोर्सेस होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। किसके लिए, मेंस के लिए। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में 12 जिला पंचायतों का गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले जो 6 ज़िले थे जहां से निकलकर 6 नए ज़िले बने हैं, तो जिन नए ज़िलों से निकलकर ये बने हैं वो 6 ज़िले, और ये टोटल 12 में, और जो नए ज़िले बने हैं वो 6 ज़िले। तो ऐसे करके 12 जिला पंचायत बन रहे हैं। अब ये पंचायतों का गठन इसलिए हो रहा है, होना तो जिला बनते के साथ चाहिए था, अभी भी वही उसी प्रोसेस में ही आगे बढ़ रहा है, पर इस समय ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं इस साल। ठीक है, इस पे एक लेख आया था कि एक स्टेट एक चुनाव की तैयारी हो रही है। मतलब अभी तक ऐसा देखा जाता था कि पहले नगरों में, वार्ड में पार्षद का चुनाव होता था, फिर उसके एक आध महीने बाद गाँव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता था। अब उसमें चेंज किया गया है, ऐसा लेख आया था। कितना श्योर है ये चुनाव का डेट आने के बाद पता चलेगा कि ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में एक साथ चुनाव होंगे। ठीक है, इसमें राज्य शासन ने जारी की है अधिसूचना और 10 दिन के भीतर में आपत्ति एवं सुझाव मंगाए गए हैं। उसके बाद ये 12 जिला पंचायत बन जाएंगे, जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत बनेगा क्योंकि यहाँ से एक ज़िला अलग हुआ है। आगे गौरेला पेंड्रा मरवाही, यही ज़िला बिलासपुर से अलग हुआ है, इसीलिए बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही 2 नए जिला पंचायत गठित होंगे। बिलासपुर पहले से था, पर गौरेला पेंड्रा मरवाही को अलग करने के बाद जो बिलासपुर जिला पंचायत बनेगा वो नया जिला पंचायत कह रहे हैं। फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही, रायगढ़, आपको पता है सारंगढ़ जिला इससे अलग हुआ है। बलौदा बाजार, यहाँ से भी सारंगढ़ जिला अलग हुआ है, इसीलिए बचा हुआ क्षेत्र बलौदा बाजार जिला पंचायत बनेगा और बचा हुआ क्षेत्र रायगढ़ जिला पंचायत। नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, तो ये एक नया जिला पंचायत बनेगा। फिर इसके बाद राजनांदगांव, जहाँ से खैरागढ़, छुईखदार और गंडई अलग हुआ है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी अलग हुआ है, इसीलिए राजनांदगांव फिर से एक जिला पंचायत नया एरिया बनेगा बचे हुए एरिया को मिला करके। और खैरागढ़, छुईखदार एवं गंडई एक नया जिला पंचायत बनेगा। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी एक नया जिला पंचायत बनेगा। जांजगीर चांपा से शक्ति निकला है, इसीलिए जांजगीर चांपा का भी पुनर्गठन हो रहा है, शक्ति का नवगठन हो रहा है। कोरिया से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निकला है, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का गठन हो रहा है और कोरिया का पुनर्गठन हो रहा है। इस तरह से ये जो 12 जिला पंचायत हैं इनका पुनर्गठन और 6 नए बन रहे हैं। तो टोटल ये 6 नए होंगे और पुराने वाले 6 मिला करके 12 जिला पंचायत बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अब यहाँ पे जब ये लाइन आप पढ़ते हैं तो आपको एक बार पंचायती व्यवस्था का ऊपर से रीड मार लेना चाहिए। ऐसे ही तैयारी की जाती है। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, नगरीय निकाय के लिए कौन से संविधान संशोधन किए गए थे, फिर ये किस अनुसूची में जा कर के जुड़े हैं। इस तरह से आपको आज के आज अध्ययन कर लेना चाहिए, तभी आपको ये न्यूज़ पढ़ाया जाता है। ठीक, अब इसमें अगर करंट अफेयर का सेक्शन देखते हैं तो जिलों के नाम: 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, 29वां जिला बना था मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर 30वां जिला बना था सारंगढ़ बिलाईगढ़, और 31वां जिला बना था खैरागढ़ छुईखदार गंडई, 32वां जिला कौन सा बना था मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, 33वां जिला बना था शक्ति। ठीक, डेट आपको ये यहाँ जो दिया गया है 10 फरवरी 2020 को जीपीएम बना था, 2 सितंबर 2022 को मोहला मानपुर चौकी बना है, 3 सितंबर 2022 को सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना है, 3 सितंबर 2022 को ही खैरागढ़ छुईखदान और गंडई बना था, 9 सितंबर 2022 को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और शक्ति बना है 9 सितंबर 2022 को ही। ठीक, किन किन जिलों से अलग होकर बना है ये आपको आराम से पता है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बोर्ड में देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज का करंट अफेयर। और इसके साथ में एक और चीज़ है जिसको आगे बढ़ाना है, मेरे से भूल हो गई थी, माफ़ करिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में प्रीलिम्स मेंस दोनों में सवाल आ सकते हैं, पढ़ना चाहिए आपको। देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, श्री RS विश्वकर्मा जी हैं, और उनके सदस्यों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी ने सदस्यों को उनकी नियुक्ति के लिए बधाई दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो छत्तीसगढ़ राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके अभी अध्यक्ष आपने नाम पढ़ा है, तो ये प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट, या इसको वनडे के लिए इम्पॉर्टेंट कर लो। पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बन रहे हैं वो श्री RS विश्वकर्मा, ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ा जाता है। श्री RS विश्वकर्मा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अब इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग क्या होता है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1953 में कालेलकर आयोग तथा 1978 में मंडल आयोग, ऐसे पढ़ लीजिएगा, 1953 में कालेलकर आयोग और 1978 में मंडल आयोग। बहुत आसान से, अगर धीरे धीरे जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं वैसे ही आप पढ़ते हुए जाएंगे तो ये इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बचा करके रखोगे कि जब पढ़ूंगा पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर संविधान पढ़ते रहूँगा उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग आएगा तब याद करूँगा, तो ये बर्डन जैसा लगता है। आप बहुत सारी चीज़ें संविधान के पढ़े रहेंगे और उसके बाद अचानक आएगा गैर संवैधानिक आयोग में पिछड़ा वर्ग आयोग, तब आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो धीरे धीरे जब ऐसे एक सेक्शन आ गया, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के बारे में न्यूज़ आ गया, तो SC आयोग ST आयोग को अब आज मत पढ़िए, सिर्फ क्या पढ़ लेना, पिछड़ा वर्ग आयोग को निकाल करके। ऐसे सेक्शन में थोड़ा थोड़ा पढ़ करके सिलेबस को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो 1953 में कालेलकर आयोग और 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग ने सिफारिश की कि मंडल आयोग के सिफारिश पर आधार वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है। ये बाद में जोड़ा गया था, है ना, पहले ये वैधानिक आयोग था, बाद में संवैधानिक आयोग बन गया। जब 102वां संविधान संशोधन किया गया तो 338B अनुच्छेद के आधार पर इसका गठन किया गया और जोड़ दिया गया। ठीक, तो जब कोई संविधान संशोधन होता है और उसके हिसाब से ये आर्टिकल अनुच्छेद जोड़ा जाता है और उस अनुच्छेद के तहत अगर कोई गठन होता है तो वो संवैधानिक आयोग बन जाता है, क्योंकि उसके बारे में अब संविधान में लिखा हुआ है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया है, तो जनवरी सन 2007 में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक दुर्बलता, शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ समानता पर रहने के लिए अवसर प्रदान करना। किनको, पिछड़ा वर्ग के लोगों को। आयोग की संरचना कितनी है, तो एक अध्यक्ष है और 6 इसके सदस्य हैं। ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए जो आज का न्यूज़ था उससे रिलेटेड है कि आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत आसान है, आपको कमेंट पर जाकर के इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इतना ही था आज के करंट अफेयर में जिसको आप तक लेकर के आए थे। कल फिर नए और बहुत ही सारे अच्छे नए करंट अफेयर्स के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया।